20 दिसंबर 1968 लेक हार्मन कैलिफोर्निया एक यंग कपल कार से डेट के लिए निकले थे और उन्होंने अपना कार कैलिफोर्निया के लेक हार्मन की तरफ मोड़ ली थी। कार में बैठा था डेविड फराडे और बेटी लुई जॉनसन। दोनों इस बात से अनजान थे कि एक ऐसा शिकारी उनका पीछा कर रहा है जो अपने पहले शिकार की तलाश में था। वे कपल लेक हार्मन के पास रुके ही थे कि पीछे से एक अजनबी गाड़ी आई जिसमें से बैठा शख्स ने डेविड और बेटी को कार से उतरने को कहा। जब उन्होंने कार से उतरने के लिए मना कर दिया तब उस शख्स ने उन दोनों के कार के मिरर पे फायरिंग कर दी। डर के मारे डेविड और बेटी दोनों फौरन गाड़ी से निकलकर भागे, जिस पे उस शख्स ने उन दोनों पे चला दी। डेविड को सर पे 1 गोली लगी और बेटी को 5 गोली लगी। इस सीन के बाद वे शख्स फौरन वहां से भाग गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें मजबूरन ये केस बंद करना पड़ा। लेकिन पुलिस को क्या पता था, ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसा शुरुआत जो पूरे कैलिफोर्निया में खौफ का एक नया दौर लाने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ोडिएक किलर के बारे में। ज़ोडिएक किलर 20वीं सदी का सबसे डरावना सीरियल किलर में से एक है। 1960s और 1970s में उसने अपने खौफनाक हमलों से पूरा कैलिफोर्निया को डरा रखा था। अपना पहला करने के बाद ये 7 महीनों तक चुप रहा, लेकिन फिर 4 जुलाई 1969 को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। उस दिन माइकल मार्ग्यू और डैरिल फैरिंग फायरवर्क का सामान लेने के लिए अपनी कार से निकले थे। उन्होंने नोटिस किया कि एक कार उनका पीछा कर रहा है। उस कार से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना कार ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में पार्किंग किया, लेकिन पीछा करते हुए वे स्ट्रेंजर कार उनकी कार के बराबर में अपनी कार को कुछ सेकंड के लिए रोका और फिर वो वहां से चला गया। यह देखकर डार्लिंग और माइकल ने एक सुकून की सांस ली, लेकिन इस सुकून की सांस बस थोड़े देर के लिए ही था। दोबारा से वो स्ट्रेंजर कार आया और इस बार उनकी गाड़ी का रास्ता को ब्लॉक कर दिया। उस कार से एक आदमी निकलता है जिसके हाथों में एक फ्लैशलाइट था, जो वो सीधा डार्लिन और माइकल के मुंह पे मार रहा था। शुरुआत में उन दोनों को लगा कि शायद यह पुलिस है, पर उस शख्स ने बिना कुछ बोले ही उन दोनों पे चला दी और जल्दी से गाड़ी में बैठकर भाग गया। डार्लिन ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया, पर माइकल बच गया। लेकिन सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था। इस मर्डर के सिर्फ 40 मिनट बाद ही वेल्जो पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, एक अननोन आदमी का, जिसने फोन बूथ से कॉल किया था और वे आदमी बिना कुछ बोले ही फोन कट कर देता है। ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि ज़ोडिएक ने किया था। 1 अगस्त 1969 को ज़ोडिएक ने 3 अलग अलग न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में ज़ोडिएक ने ये लिखा था कि लेक हार्मन और ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में जो हुआ था वे उसने किया था। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कुछ ऐसी डिटेल बताई थी जो बस पुलिस को ही पता था, जैसे विक्टिम को कितनी गोलियां लगी थी और विक्टिम ने कौन से कपड़े पहन रखे थे। और साथ ही ज़ोडिएक ने एक इनकोडेड साइफर भी भेजा था और एक मैसेज जिसमें वो डिमांड कर रहा था नेक्स्ट डे ये मैसेज न्यूज़पेपर में छप जाना चाहिए, वरना वे और लोग को मारेगा। इस साइफर को इंटेलिजेंस एजेंसी में भेज दिया गया ताकि इसे क्रैक किया जा सके, लेकिन ये साइफर क्रैक नहीं हो पाया। नेक्स्ट डे ये साइफर न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के बाद सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक कपल ने इस साइफर को क्रैक कर लिया। इस साइफर में लिखा था, I like people because it is so much fun. It is more fun than wild game in the forest because man is the most dangerous animal of all to साइफर में ये भी लिखा था कि वे आफ्टर लाइफ पे बिलीव करता है और वे जो लोगों को मार रहा है मरने के बाद वाली जिंदगी में उसके गुलाम बनेंगे। 27 सितंबर 1969 एक कॉलेज कपल ब्रायन हर्टमेल और सेसिलिया सेफर्ड
लेक बेरिएसा के पास पिकनिक मनाने गए थे। उन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी उनके करीब आ रहा है। उस आदमी ने ब्लैक हुड पहना था जिस पे जॉर्डे का सिंबल बना था। उनके करीब आते ही उस आदमी ने अपना गन निकालकर उनसे पैसा मांगा और कार की चाबी। ब्रायन के पास जितना पैसा था वे उस आदमी को दे दिया और फिर जॉर्डिक ने गन पॉइंट कर उन दोनों को रस्सी से हाथ बांध दिया और फिर नाइफ निकाल कर उन दोनों पे बार बार नाइफ से वॉर किया, ये सोचते हुए कि वे गए हैं। जॉर्डिक दोनों को छोड़कर उनकी कार के पास जाकर मैसेज लिखता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। मैसेज में इसने लिखा था करने का टाइम, जगह का नाम और हथियार का नाम। पास मौजूद एक मछुआरे ने जब उस कपल को देखा तब उनकी सांस चल रही थी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन सेसिलिया ने अपनी जान को खो दिया पर ब्रायन बच गया। ब्रायन ने पुलिस को बताया कि उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ था। I considered him a robber. I had absolutely no thought that he was anything but that. And when we were at this robbery stage, I didn't consider any real threat to my life or to the girl or anything. I really didn't consider this, but I really wanted to help him. And did he seem as though he would like your help at all? No, he didn't, and he didn't even end up taking the money. But I bear no grudge. Well, of course not. I don't think that he was acting under his total complete consciousness. And when a man is, if you don't mind using the word sick, you can't hold this against them. But the real concern that I have is that he doesn't do this again. I'd like to see some people save this experience. पिछले की तरह जॉर्डिक ने उस दिन रात को पुलिस को कॉल किया और अपना का सारा डिटेल बता दिया। पुलिस को जॉर्डिक का इन्वेस्टिगेशन करते वक्त कुछ पैटर्न मिला। पहला, वो यंग कपल को ही टारगेट करता था। दूसरा, उसका हमला वीकेंड्स पे होता था। तीसरा, उसका हमला रात के अंधेरे में होता या फिर शाम के वक्त। चौथा, वे जो भी करता उसको प्राउडली एडमिट करता। पांचवा, ज्यादातर गाड़ी में किए जाते थे या फिर वाटर बॉडीज के किनारे। ये पांचों पैटर्न से यह प्रूफ होता है कि शायद जॉर्डियो को प्यार से मायूसी है या फिर वो लड़कियों से नफरत करता है। हालांकि पुलिस को इस बात का पता नहीं था कि जॉर्डियो का अगला टारगेट इस पैटर्न को तोड़ने वाला था। पिछले के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही 11 अक्टूबर 1969 को जॉर्डियक ने पॉल स्ट्रीट कैब ड्राइवर को रात 9:30 बजे रोका और उसे प्रेसिडियो हाइट के मैपल स्ट्रीट जाने को कहा। जब ड्राइवर अपने मंजिल पे पहुंच गया तो जॉर्डियक ने पहले कार रुकने का इंतजार किया और फिर पॉल स्ट्रीट को गन से कर दिया। फिर जॉर्डियक पॉल के शर्ट का टुकड़ा को फाड़कर अपने पास रख लिया। ये होते हुए पास मौजूद बिल्डिंग से 2 बच्चों ने देख लिया था। उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया पर उनसे एक गलती हो गई थी। उन्होंने जॉर्डियक का हुलिया बताते वक्त उसका रंग ब्लैक बता दिया था। उस एरिया में एक पुलिस पेट्रोलिंग कार भी थी जो फौरन मैपल स्ट्रीट के लिए निकली। रास्ते में उनका टकराव जॉर्डियक से भी हुआ था जो कि पैदल चल रहा था। अब क्योंकि पुलिस किसी काले रंग वाले पर्सन को ढूंढ रही थी, इसी वजह से जॉर्डियक पे ज्यादा शक नहीं गया क्योंकि वो ब्लैक नहीं था। पुलिस ने जॉर्डियक से रुककर पूछा भी था क्या उसने इस एरिया में कुछ अजीब देखा है। तब जॉर्डियक ने बोला कि अगली गली में एक आदमी गन लहराते हुए गया है। पुलिस जल्दबाजी में उस डायरेक्शन में चली गई और फिर से जॉर्डियक पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाब हो गया। हालांकि पुलिस को पॉल स्ट्रीट के कार से जॉर्डियक का फिंगरप्रिंट मिल गया था। कुछ दिन बाद जॉर्डियक ने न्यूज़पेपर को दोबारा से लेटर लिखा और पॉल स्ट्रीट के का सारा डिटेल बता दिया। साथ ही सबूत के लिए पॉल स्ट्रीट के शर्ट का पीस भी भेजा था और स्कूल बस पे हमला करने की भी धमकी दी थी। इस धमकी से पूरे सैन फ्रांसिस्को में एक खौफ की लहर दौड़ गई थी। पुलिस ने कई हफ्तों तक सारे स्कूल बसों का पीछा किया लेकिन कोई भी स्कूल बस पे कभी कोई हमला नहीं हुआ।
जिन बच्चों ने जॉर्डेक को देखा था उनकी हेल्प से जॉर्डेक का नया फ्रेश स्केच बनाया गया। अब की बार जॉर्डेक एक नए तरीके से मैदान में उतरा। टैक्सी ड्राइवर को मारने के बाद 22 अक्टूबर 1969 को जॉर्डेक ने ओकलैंड पुलिस स्टेशन में कॉल किया और कहा कि वो मेलविन बेली, जो कि उस वक्त के जाने माने लॉयर थे, उनसे टीवी शो में बात करना चाहता है। यह चैनल 7 का टॉप शो था जो उस दिन वक्त से पहले ही शुरू हो गया था। कुछ देर वेट करने के बाद जॉर्डेक ने कॉल किया, लेकिन फिर उसने कॉल कट कर दिया। जब अगली बार जॉर्डेक ने कॉल किया तो ये कॉल ज्यादा समय तक चली। इस कॉल में जॉर्डेक ने अपना नाम सैम बताया। पूरी शो के दौरान 35 बार जॉर्डेक ने कॉल किया, जिसमें से सिर्फ 12 ही ऑन एयर हुए। कॉल के दौरान जब लॉयर ने जॉर्डेक से कुछ सवाल पूछे तो जॉर्डेक उल्टे सीधे जवाब देने लगा। बाद में पता चला कि ये जॉर्डेक ने कॉल नहीं किया था, क्योंकि जिन लोगों ने जॉर्डेक की असली आवाज सुन रखी थी उन सब ने कहा कि ये जॉर्डेक की आवाज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कॉल नेपाल स्टेट हॉस्पिटल में मौजूद किसी मेंटल पेशेंट ने किया था। इसके कुछ दिन बाद ही न्यूज़पेपर को जॉर्डेक की तरफ से 2 और लेटर मिला। इन लेटर्स में एक इनकोडेड साइफर था और न्यूज़पेपर दोबारा से इस लेटर को पब्लिश करवाना चाहता था। पहला साइफर जो एक दिन में ही क्रैक हो गया था, इस बार वाला साइफर काफी मुश्किल था, जो अगले 50 सालों तक डिकोड न हो सका। कुछ साल पहले ही 3 कोड ब्रेकर ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस साइफर को डिकोड किया। इस साइफर में जॉर्डेक ने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया था, पर उसने ये जरूर कहा था कि टीवी शो में कॉल करने वाला कॉलर वो नहीं था। जबकि साइफर के साथ जो लेटर उसने न्यूज़पेपर वालों के नाम पे लिखा था, उससे पुलिस को एक क्लू मिल ही गया। वह इस बार पुलिस को धमकी दे रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो कि उसके बेसमेंट में पड़ा है। अगर जॉर्डेक वाकई में सच बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि जॉर्डेक किसी अपार्टमेंट में नहीं रहता, बल्कि घर में रहता है जहाँ पे बेसमेंट हो सकता है। उस वक्त उस एरिया में बेसमेंट वाला घर इतना कॉमन नहीं था, यानी कि जॉर्डेक उस एरिया में नहीं रहता है। अपने घर में बेसमेंट का बताकर शायद जॉर्डेक ने गलती कर दी थी। 22 मार्च 1970 को जॉर्डेक ने कैथलीन जोनास को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो जान बचाकर भाग निकली। बाद में जब पुलिस ने कैथलीन को जॉर्डेक का स्केच दिखाया तो उसने फौरन पहचान लिया। अगले 4 सालों तक जॉर्डेक कई लेटर्स और साइफर भेजता रहा। किसी में वो डिटेल बताता तो किसी में वो मूवी का रिव्यू लिखता। उसका लास्ट लेटर 30 जनवरी 1974 को रिसीव हुआ, जिसमें उसने अपना का स्कोर कुछ ऐसे बताया। मी 37 SFPD 0, यानी जॉर्डेक ने 37 मर्डर किया है, जबकि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 पे है। पर पुलिस का कहना था कि जॉर्डेक ज्यादा नंबर बता रहा है, जबकि उसके तरीके से किए जाने वाला का तादाद सिर्फ 5 है। अब क्योंकि पूरे अमेरिका में जॉर्डेक किलर का खौफ था और इसी बीच कई लोग ने अटेंशन पाने के लिए जॉर्डेक होने का झूठा दावा भी किया था, जिससे असल जॉर्डेक की तलाश पुलिस के लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई थी। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली एलन पे गया। काफी सारे सबूत आर्थर के खिलाफ थे। पहला तो ये उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, दूसरा उसके पास भी एक वॉच था जिस पे जॉर्डेक लिखा था और उस पे जॉर्डेक का लोगो भी बना था, लेकिन न ही ऑथर की हैंडराइटिंग मैच हुई और न ही फिंगरप्रिंट। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट था रिचर्ड गायकॉस्की, क्योंकि उसका फेस जॉर्डेक से मिलता था, लेकिन इसके अलावा न ही उसकी हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट जॉर्डेक से मैच हुआ। इसी तरह पुलिस ने टोटल 50 लोगों को शक के बिना पे उठाया था, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं था जिसका सारा प्रोफाइल जॉर्डेक से मैच हुआ। पर आज भी यही मिस्ट्री बना है, आखिर जॉर्डेक कौन था और उसने इतने लोगों का क्यों किया? आप लोगों को क्या लगता है जॉर्डेक कौन था?